Morning student, I am from TSN the school and I am going to explain today class 10th science lesson number 6 life process. It is the first part of this lesson. Firstly, this chapter I am going to explain by a flow chart. ये जो चैप्टर है बेटा 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ही हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट को मैंने एक फ्लो चार्ट के अंदर लिया है. इस फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइफ प्रोसेस एंड लाइफ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट. फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन and fourth excretion. Firstly, in this part न्यूट्रिशन को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है. तो न्यूट्रिशन को हमने मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है बेटा? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं और इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो ग्रीन प्लांट होते हैं बेटे ये अपने आप में एक फैक्ट्री होते हैं. क्या होते हैं? अपने आप में एक फैक्ट्री होते हैं. ये अपना खाना खुद बना सकते हैं. इन्हें अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है. तो आपने देखा यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए ग्रीन प्लांट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. हम क्लास 6 से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करते आ रहे हैं. क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? इसके अंदर जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो बाय द रूट वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और स्टेम के थ्रू वो वाटर लीव्स तक जाता है. और लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोसेस के अंदर. ग्रीन प्लांट सन से मिलने वाली सनलाइट को, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और इसके अलावा जो हम रेस्पिरेशन का जो वर्क कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम इंटैक्ट करते हैं. तो ये जो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट ये सब मिलकर इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. और क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है ग्लूकोज और उसके अलावा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो उसी वक्त एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है जिसे कि ह्यूमन बीइंग अपने काम में ले लेते हैं. कौन से काम में लेते हैं? रेस्पिरेशन के वर्क में. और इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट को जितनी ज़रूरत होती है वो उतना काम में ले लेता है और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बन गया है उसे वो क्या करता है? अपने स्टेम में, अपनी रूट में, अपनी लीफ में स्टोर कर लेता है. और हम क्या करते हैं? हम उसी का यूज़ करते हैं. जैसे कि उसने अगर फ्रूट में एब्जॉर्ब कर लिया, अपने फ्रूट के अंदर अगर उसने ज़रूरत से ज़्यादा जो उसके पास ग्लूकोज था उसको उसने क्या करा? स्टोर कर लिया. और हमने क्या करा? उसका यूज़ कर लिया. तो जितनी भी वेजिटेबल्स हम काम में ले रहे हैं, प्लांट्स का जो हम स्टेम, रूट, फ्लावर और लीफ और फ्रूट ये जो सब काम में ले रहे हैं ये सब क्या है? ये उनके द्वारा बनाया गया फूड है. और यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन बीइंग तो क्या है? हम तो सर्वाहारी हैं. तो हम जब कोई प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो वो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. तो समझ में आया कि किस तरीके से प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है.
ओके, नाउ यहाँ पर मैंने आपके लिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी है। तो देखिए रिएक्शन क्या है, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब 6 मोल ऑफ H2O यानी वाटर के साथ में मिलते हैं तो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और हमें क्या मिलता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और उसके अलावा 6 मोल ऑफ हमें मिलते हैं ऑक्सीजन के। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे। ये आगे भी चैप्टर्स में हमारे पास काम में आएगी। प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन चैप्टर है, उसमें भी आपने ये रिएक्शंस पढ़ी होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा 2 फेजेस और हैं, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल। इसकी स्टडी हम ब्रीफली करेंगे चैप्टर के अंदर। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो हमें रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के लिए, कच्चे माल के रूप में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड क्लोरोफिल एंड लाइट। तो ये समझ में आया कि लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास में सब कुछ है लेकिन अगर सनलाइट ही नहीं है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। यही वजह है कि ये जो प्रोसेस है ये केवल दिन के उजाले में यानी दिन में ही कंप्लीट होता है और नाइट में ये प्रोसेस नहीं होता। ओके, समझ में आया बेटे यहाँ तक। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हमारे पास, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आखिर है क्या ये, तो इस न्यूट्रिशन के इस पार्ट को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफिटिक के अंदर फंगी और यीस्ट आते हैं, ये इसको परफॉर्म करते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अगेन फंगी एंड बैक्टीरिया हैं एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये सब क्या है ये भी हम चैप्टर की ब्रीफली स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। मतलब 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं वो बहुत ही बेसिक नेसेसरी हैं इस न्यूट्रिशन मोड की। वो कौन कौन है, एक तो है पैरासाइट और दूसरा है होस्ट। देखिए यहाँ पे पैरासाइट एंड होस्ट। इसकी पैरासाइट और होस्ट क्या होता है, होस्ट बेटा मतलब पैरासाइट क्या होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया यस 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 फीमेल एनोफ्लीज जो मादा मच्छर होता है उसके काटने की वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो फीमेल एनोफ्लीज होती है उसकी वो जहाँ से ब्लड को खींचती है, मतलब जब वो काटती है ह्यूमन बींग को, जब वो काटती है तो उस टाइम पे वो क्या करती है कि ब्लड को सक करने के साथ साथ उसके वहाँ पे प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है और उस प्लाज्मोडियम को वो हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है। और वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एग देता है और अपने ही जैसी न्यू स्पीशीज़ को जन्म देता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या हो गई, होस्ट हो गया है ना, क्योंकि हमारी बॉडी से वो क्या ले रहा है, ब्लड ले रहा है। तो हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, और वो हमारे लिए क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास जो ब्रीफली स्टडी है वो है अमीबा की और ह्यूमन बीइंग की। तो अमीबा की स्टडी करने के लिए हमें 4 टॉपिक्स कवर करने होंगे। वो है इंजेस्टियन, देन डाइजेशन, देन असिमिलेशन और एग्जेस्टियन। ठीक है, कि किस तरीके से अमीबा को जानते हैं क्या आप, पता है आपको अमीबा कौन होता है? अमीबा होता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, ये किससे बना होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। इसका जो बॉडी है वो किसका बना होता है, वो एक सेल का बना हुआ होता है ना। चैप्टर 5 जो है
क्लास 9th का, उसके अंदर हमने इसकी ब्रीफली स्टडी आई थी हमारे पास, है ना, कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते और उन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? यस, माइक्रोस्कोप की। किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई अमीबा क्या है? एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो उसके पास चलने के लिए या खाना खाने के लिए कुछ अलग अलग ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो वो किस तरीके से खाना खाता है? तो इसकी स्टडी है हमारे कोर्स में। इंजेस्टिन यानी कि अमीबा किस तरीके से फूड को इंटैक्ट करता है, देन उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करता है, फिर डाइजेस्ट हुआ हुआ जो फूड है वो उसकी बॉडी में असिमिलाइट किस तरीके से होता है, और लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसे वो किस तरीके से अपनी बॉडी के बाहर निकालता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, मानव के अंदर जो पाचन है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करके स्टडी करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया आपके लिए। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे माउथ की, नाउ नेक्स्ट फेरिंक्स, नेक्स्ट ईसोफेगस, देन स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो इस तरीके से हम पूरी स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या रोल है ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन प्रोसेस में। डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या रोल है? तो हमारे पास कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देन लीवर, देन पैनक्रिएस। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उससे कौन सा जूस सीक्रेट होता है? सलाइवा। कौन सा जूस सीक्रेट होता है बेटा? सलाइवा। और नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस, नेक्स्ट लीवर से बाइल जूस और पैनक्रिएस से पैनक्रिएटिक जूस। तो इस तरह की स्टडी जो है वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे इस पोर्शन में। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर की कुछ हाइलाइट्स नोट्स जो हैं वो मैंने आपको अवेलेबल करवाए हैं। नाउ सी हियर, फर्स्ट है व्हाट इज द मीन्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस। आखिर है क्या ये? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स प्लांट्स एंड द एनिमल्स, तो इन्हें अपने जीवन काल में जितने प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है वो सब प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। इसके बाद द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर, कौन कौन से हैं हाईलाइटेड, कौन कौन से हैं हमारे पास? तो फर्स्ट है हमारे पास में रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट एक्सक्रीशन, नेक्स्ट कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट 6 नंबर पे ग्रोथ, फिर मूवमेंट एंड द लोकोमोशन, और उसके बाद में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का पूरा ब्रीफली चैप्टर आएगा हमारे पास में कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वो फॉलो करते हैं। इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। ओके, तो इसकी चैप्टर जो है वो ब्रीफली आएगा हमारे कोर्स में रिप्रोडक्शन, तब हम इसकी पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम क्या करते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग्स, हम बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इंटैक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इंटैक्ट करते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या काम में आती है? जो हमने खाना खाया है
वो खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एटीपी, एडीपी, है ना, अभी और कोर्स में आएगा हमारे, और वैसे ही हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि भाई रेस्पिरेशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट, कितने मायने रखता है हमारे लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर यूटिलाइज द न्यूट्रिशंस टू परफॉर्म बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, किस तरीके से उसे डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से बॉडी से बाहर निकालता है, वो टॉपिक हम लेंगे न्यूट्रिशन में। फिर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी आर कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। जब हमने डाइजेस्ट कर लिया है फूड, तो वो हमारे ब्लड में किस तरीके से मिक्स होता है और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में वो ब्लड किस तरीके से जाता है, वो न्यूट्रिशंस किस तरीके से जाते हैं, तो उसकी स्टडी हम ट्रांसपोर्ट के अंदर करते हैं। इसके बाद में एक्सक्रीशन मैंने बताई दिया है आपको कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 है, उसमें ब्रीफली स्टडी करेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। इट इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। यानी कि मान लीजिए कि हम चल रहे हैं और चलते चलते सडनली हमारे पैर में कोई कांटा चुभ जाता है या हमारे कील से लग जाती है, तो हम क्या इंतज़ार करते हैं कि हम हमारे पैर को उठाएं या नहीं उठाएं, बल्कि क्या होता है, बिल्कुल त्वरित कार्य होता है। जैसे ही पैर लगा वैसे ही हमने इसको हटा लिया। तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, तो वो सब प्रोसेस की स्टडी जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम करेंगे। इसके बाद में है ग्रोथ। द परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम अच्छे से पता है कि मतलब बेबी का जब बर्थ होता है तो एक छोटा सा बेबी होता है, फिर कुछ महीने बाद वो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ती है, फिर जब वो 1 साल का होता है तब वो धीरे धीरे चलने भी लगता है, खड़ा होने लगता है, और जैसे जैसे ईयर्स निकलते जाते हैं वैसे वैसे उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। होता है ना ऐसे। ठीक ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं सबसे पहले सीड में होते हैं ना, सीड से फिर क्या होता है, एक न्यू प्लांट जो होता है वो जर्मिनेट होता है, फिर छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो किस तरीके से बड़ा होके एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या होती है, इसकी परमानेंट हाइट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हमने चाहा तो हम लंबे हो गए, हमने चाहा तो हम छोटे हो गए, तो ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे यहाँ एक लाइन हम लोग इम्पॉर्टेंटली मार्क करेंगे कि इट इज़ अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे परमानेंट साइज इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव इट्स बॉडी पार्ट्स वाइल रिमेनिंग एट द सेम प्लेस। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जब ऑर्गेनिज्म जाता है तो ये जो परफॉर्म की है उसने प्रोसेस जो परफॉर्म किया है उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। इसके बाद में रिप्रोडक्शन, द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब कि जो पेरेंट होते हैं वो अपने ही जैसी न्यू संतति को जन्म देते हैं, न्यू जनरेशन को जन्म देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट स्टडी हम लोग कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये न्यूट्रिशन जो है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्टली मैंने आपको नोट्स के थ्रू जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था वहाँ मैंने आपको ब्रीफली स्टडी दी अभी फोटोसिंथेसिस की, तो वो पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में आपके कोर्स में जो नेक्स्ट स्टडी है वो है स्टोमेटा की। स्टोमेटा का डायग्राम देखिए बेटा, आपके सामने स्टोमेटा का जो डायग्राम है वो दिया गया है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा एंड व्हाट वी आर सीइंग हियर। यहाँ पर हमें गॉड सेल्स दिख रही हैं,
क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, सेल वॉल है, इसके अलावा वैक्यूल है। तो इसमें क्या होता है कि इन्हें हिंदी में कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। और लीफ की जो निचली सरफेस है वहाँ पर ये रंध्र प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इनके पास जब फूड बन गया है तो उस टाइमिंग में गैसों का आदान प्रदान, यानी बाहरी एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजना और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम जो है वो स्टोमेटा के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा जब ज़रूरत से ज़्यादा वाटर हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी एकत्र हो जाता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर बाहर निकाल देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में जब हम किसी ट्री के नीचे खड़े हों, जब किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हमें बाहर के और जगह की तुलना में वहाँ पे ठंडक का एहसास होता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि when it stomata is present at the surface of the leaves, the stomatal pores are surrounded by guard cell. They control opening and the closing of stomata. ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है when water lows in the guard cell, it swells, becomes a curve and the pores open. When it loses water, guard cells shrink, become straight and pores close. ठीक है, ये समझ में आया कि किस तरीके से स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। जो रंध्र हैं, जब पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो किस तरीके से वो अपनी बॉडी से बाहर उसे निकाल देते हैं।